नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजद्रोह कानून पर सरकार जल्दबाजी में कोई कदम उठाने नहीं जा रही। कानून मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बारे में आई विधि आयोग की रिपोर्ट पर व्यापक विचार विमर्श होगा। इससे पहले राजद्रोह कानून पर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। कमीशन ने राजद्रोह कानून को कुछ संशोधनों के साथ बनाए रखने का सुझाव दिया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राजद्रोह पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया का एक कदम है। रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उन पर बात हो सकती है और ये बाध्यकारी नहीं है। अंततः जो आखिरी फैसला होगा वो सभी पक्षों से राय मशवरा करके ही किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि हमें रिपोर्ट मिल गई है, हम सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करेंगे ताकि हम जनहित में सही और तार्किक निर्णय कर सकें। राजद्रोह कानून को लेकर लॉ कमीशन ने जो सिफारिशें दी हैं उनमें कहा गया है कि देशद्रोह के अपराध के लिए सजा बढ़ाई जाए, न्यूनतम 7 साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय बनाया जाए। देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून आवश्यक है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मौजूद है। जब राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित तो नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित। भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने में सोशल मीडिया की भी काफी भूमिका है। अक्सर विदेशी शक्तियों को मदद मिलती है। इसके लिए धारा 124A का लागू होना और भी जरूरी है। और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई थी और केंद्र सरकार ने कहा भी था कि जो मानसून सत्र है उसमें इस बारे में कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन अब जबकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, कानून मंत्री स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अभी जो है वो आगे विचार विमर्श जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट कभी भी बाइंडिंग नहीं होती है। वो सिर्फ एक सिफारिश है, जिसको माने या ना माने ये सरकार के ऊपर है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है अगस्त तक, क्योंकि केंद्र सरकार ने मई के महीने में जो सुनवाई हुई थी तो वक्त मांगा था और कहा था कि इस पर विचार विमर्श चल रहा है। स्टेक होल्डर से यानी हितधारकों से बातचीत चल रही है और हो सकता है कि मानसून सत्र पे इस पर कोई केंद्र सरकार इस पर संसद में कोई फैसला करने के कदम उठाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है। उधर याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि 1962 का जो केदारनाथ का जो फैसला है उस पर रिव्यू चाहिए, तो बड़ी बेंच में इस मामले को भेजा जाना चाहिए। काफी अहम है। ऐसे मोड़ पर ये रिपोर्ट जब आई है तो एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी अखिलेश, तो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था कि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, अब आज़ादी के 75 साल के बाद इसकी क्या जरूरत है। और उस समय जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये भी टिप्पणी की थी कि अंग्रेजों ने आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की धारा का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में अब इसकी क्या जरूरत है, ये बड़ी बात कही थी और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। लेकिन यहाँ लॉ कमीशन जो है वो कह रहा है कि तकरीबन सारे कानून जो, क्योंकि अंग्रेजों के से ही प्रेरित है, उनके जो कानून हैं उनसे ही प्रेरित हैं, IPC हो चाहे CRPC हो। तो ऐसे में एक और बात है कि कोई भी किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए ये कोई आधार नहीं है कि उसे निरस्त कर दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इसके एक गाइडलाइन बननी चाहिए, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार मॉडल गाइडलाइन ला सकती है। लेकिन ये जो प्रावधान है इसको बनाए रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो दूसरे जो कानून हैं, चाहे वो UAPA का कानून हो चाहे कोई भी कानून हो, वो इस तरीके से सुदृढ़ नहीं है, कठोर नहीं है, कड़े प्रावधान वाले नहीं हैं जो ऐसे मामलों में जिनको इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर। लेकिन जाहिर तौर पर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा अगस्त में, जब इस पर चर्चा भी होगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है काफ़ी सारे डेवलपमेंट बाहर हो चुके होंगे। जी शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी मुद्दे पर वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने क्या कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। सही है, सेडिशन लॉ रहना चाहिए स्टैट्यूट बुक के ऊपर, ये ज़रूरी है। ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को इम्पैक्ट करता है और उस कॉन्डक्ट को डील करता है जिसके अंदर डिफाइंस होती है गवर्नमेंट और लॉज की। और क्योंकि डिफाइंस होती है गवर्नमेंट और लॉज की, उससे अंडरमाइनिंग होती है गवर्नेंस की, और अंडरमाइनिंग गवर्नेंस से पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी वायलेट होती है। तो द सिग्निफिकेंस जो इस पर्टिकुलर प्रोविजन की है वो मेंटेन्ड है।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के मुद्दे पर 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेताओं ने भी बयान जारी किया है। वर्ल्ड कप विजेता टीम ने लिखा है कि पहलवानों के साथ बदसलूकी पर वे दुखी हैं। गंगा में पदक बहाने की बात से निराशा हुई है। ये बहुत मेहनत से जीते गए पदक हैं। ये पदक देश के लिए गौरव है। हड़बड़ी में कोई फैसला पहलवान ना लें। पहलवानों की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून पर अमल किया जाए। हम यह चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी हमारी लड़कियों को न्याय मिले और जो पिछले 6 महीने से जनवरी से चल रहा है वो बंद हो। जब FIR रजिस्टर हो गया, सरकार के पास जनवरी में जा चुके हैं, कब तक चलेगी ये जांच कमेटी की? इसलिए इस पर तुरंत इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए और हमारी जो रेसलर हैं, हमारे जो पहलवान हैं, हमारी लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में बृजभूषण सिंह शरण जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो उनकी बात है, लेकिन आज जो लड़कियां कह रही हैं और पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट में तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो प्रतीक्षा है कि जल्दी से जल्दी हो जाए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। पहलवान लगातार बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को 2 FIR दर्ज की गई। अब इन FIR में बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों की जानकारी सामने आई है। इन शिकायतों में पहलवानों की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत की गई है। दोनों FIR 354, 354A, 354D और 34 के तहत दर्ज की गई है। पहली FIR में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। पहली FIR में WFI के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी FIR एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है। दूसरी FIR में पॉक्सो एक्ट है जिसमें 5 से 7 साल तक की सजा संभव है। FIR में 2012 से 2022 के बीच की घटनाओं का जिक्र है। यहां भारत और विदेश दोनों जगह यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। साथ ही उन्होंने 5 जून को अयोध्या में होने वाली जन चेतना महारैली को भी स्थगित कर दिया है। अपने शुभ चिंतकों के नाम संदेश में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पिछले 28 वर्षों से लोकसभा सदस्य के तौर पर सेवा की है। सत्ता और विपक्ष में रहते सभी जातियों, समुदायों, धर्मों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। पुलिस मुझ पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करते हुए 5 जून की जन चेतना महारैली कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। काफी संगीन आरोप हैं। 21 अप्रैल को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है नई दिल्ली के अंतर्गत आता है, वहां पर इन किसानों ने, इन पहलवानों ने पहली बार अपनी शिकायत दर्ज कराई और 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज किया। कुल 2 FIR दर्ज की गई हैं। पहले FIR में जो 6 वयस्क यानी 6 बालिग महिला पहलवान हैं उनके आरोपों पर एक FIR है और दूसरी FIR एक नाबालिग पहलवान के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। आपको बताएं कि इस जो आरोप लगाए गए हैं काफ़ी संगीन तरीके के आरोप हैं। ये जो यौन उत्पीड़न के मामले हुए हैं, कुल 10 इंसिडेंसेस का जिक्र किया है अपनी शिकायत में इन महिला पहलवानों ने। और ये जो यौन उत्पीड़न के इंस्टेंसेस हुए हैं ये 2012 से लेकर 2022 के बीच हुए हैं। भारत में भी और विदेशों में भी इन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया। अगर बात करें जो FIR पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है जिसकी शिकायतकर्ता
जो नाबालिग महिला पहलवान है उसके पिता ने दर्ज की है, उसमें कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उसमें जो पीड़िता है उसने कहा कि तस्वीर खिंचवाने के बहाने ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया, गलत तरीके से उसको छुआ और उसने इस बात का विरोध भी किया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसका पीछा किया। तो ये आरोप जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं उसने ये लिखा है उसके पिता ने लिखा है शिकायत में कि तस्वीर खिंचवाने के बहाने यौन पीड़न की कोशिश की ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। इसके अलावा जो 6 वयस्क पहलवान हैं उन्होंने भी अपनी शिकायत में काफ़ी डिटेल्स में जिक्र किया है कि उनके साथ क्या हुआ। जैसे एक महिला पहलवान ने लिखा है कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसे अपनी टेबल पर बुलाया और फिर उसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया, उसको गलत ढंग से उसके साथ बर्ताव किया। उसने जब इसका विरोध किया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसको चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद उसने ये भी लिखा कि उसकी जब वो प्रैक्टिस के बाद आई तो उसकी टी शर्ट हटाने की कोशिश की, सांस जांचने के बहाने उसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया। एक जो महिला पहलवान है उसने कहा कि उसके माता पिता से बात कराने के बहाने, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था एकेडमी में जब वो प्रैक्टिस के लिए थी, तो उसे माता पिता से बात कराने के बहाने अपने पास बुलाया और फिर खींच करके बिस्तर तक ले जाने की कोशिश की। ऐसे तमाम जो है डिटेल्स शिकायत इन महिला पहलवानों ने की है। एक महिला पहलवान ने लिखा है कि जब वो अपने भाई के साथ फेडरेशन के ऑफिस में गई और ब्रिजभूषण ने उसके भाई को बाहर जाने के लिए कहा। उसके बाद जब भाई बाहर चला गया तो उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई, उसको खींचा ब्रिजभूषण सिंह ने। इसके अलावा एक महिला पहलवान लिखती है कि उसे नेचुरल सप्लीमेंट्स का लालच दे करके उसके साथ यौन उत्पीड़न ब्रिजभूषण सिंह ने किया। जब उसने इसका विरोध किया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि तुम बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारा मैं पूरा करियर ख़त्म कर दूंगा, तुम कभी कुश्ती नहीं कर पाओगी। तो ये तमाम आरोप जो हैं इन महिला पहलवानों ने अपनी शिकायत में दर्ज कराई हैं, जिन पर FIR दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। देखिए लगभग FIR के भी दर्ज हुए अब 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और जो हमारे कुछ दिनों पहले हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने रिपोर्ट किया था कि ऐसा लगता नहीं है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि उनके पास इतने सबूत नहीं है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। वहीं जितने भी ये महिला पहलवान हैं उनके अंडर 164 एक्ट जो है IP जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं वो दर्ज करा लिए गए हैं। ये भी दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जो पॉक्सो एक्ट जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, इस लड़की ने अपने दस्तावेज गलत दिए हैं, वो पॉक्सो एक्ट की धारा लग सकती है, वो बालिग है। तमाम तरीके की बातें सूत्रों के अनुसार निकल करके सामने आई हैं, पर सामने से दिल्ली पुलिस ने अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से दिल्ली पुलिस अपनी जांच आगे लेके जाती है। खाप पंचायत जो कुरुक्षेत्र में शुरू हो गई है और वो भी काफ़ी अहम ये खाप पंचायत रहने वाली है। कल मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम गांव में खाप पंचायत हुई थी, जिसमें ये मुद्दा काफ़ी डिटेल में इस बार चर्चा की गई। जो भी निर्णय हुए उसको रिजर्व रखा गया, क्योंकि आज फिर से कुरुक्षेत्र में हो रही हैं ये 2 महापंचायतें, कह लीजिए बड़ी तरीके से हुई हैं। और आज जब ये महापंचायत ख़त्म होगी तो शाम 5 बजे कल जो मुजफ्फरनगर में निर्णय लिए गए और आज जो कुरुक्षेत्र महापंचायत में निर्णय लिए जाएंगे वो लोगों को बताए जाएंगे। कल ज़रूर ये बताया था खाप पंचायत ने कि वो कुछ 10 से 15 खाप नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि इस पूरे मामले में वो इंटरवीन करें। वे थे यही लोग शामिल, गाड़ी के पास वे धक्का मुक्की कर रहे थे, वे न्यूसेंस भी कर रहे थे, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं था कि उनको हम कुछ कहें। और ज़्यादा हमें फैसला करवाना था। कुरुक्षेत्र से यहाँ से फैसला हुआ, 9 तारीख तक का समय सरकार के पास में है। और फिर हमारे भी 9 की 11 की 4 मीटिंग फिर आकर सब जगह पंचायतें, हम पूरे देश भर में फिर पंचायतें करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे का निर्णय फिर जब ही लेना। भाई खाना वाना खा लियो, टीटी कर लीजिए। हमारे साथ राकेश आप सुन रहे थे टिकैत को। और जो खाप पंचायत थी वो उसकी बैठक समाप्त हो गई है। कुरुक्षेत्र में ये खाप पंचायत हुई थी और इसमें चेतावनी दी गई है, मांग की गई है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जंतर मंतर पर जाएंगे, ये टिकैत ने कहा है। 9 जून को पूरे देश में पंचायतों का आयोजन होगा, इसलिए सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम खाप पंचायतों की ओर से दिया गया है ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए।
तो ये आपको बता दें कि खाप पंचायत जो कुरुक्षेत्र में हुई थी उसकी बैठक समाप्त हो गई है। 9 जून तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है टिकैत की ओर से। ये 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। राकेश टिकैत अभी कुछ देर पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 9 जून तक अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो खाप पंचायतें जंतर मंतर का कूच करेंगी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सौरभ, 9 तारीख की डेडलाइन दी गई है। बिल्कुल, देखिए 5 दिन की दी गई, इसकी मियाद शनिवार को खत्म हो रही थी। बैठक में चर्चा हुई कि सरकार को थोड़ा और वक्त दिया जाए क्योंकि जांच अभी भी जारी है और ये कल भी बैठक हुई थी मुजफ्फरनगर में, उस पर भी फिर चर्चा हो रही है। आज मिलकर के निर्णय लिया गया है, जैसा आपने बताया कि चलो सरकार को 10 दिन का और वक्त दे दिया जाए, मतलब 9 जून तक का वक्त दे दिया जाए कि 9 जून तक सरकार के पास टाइम है, क्योंकि उधर अनुराग ठाकुर की तरफ से भी ये कहा गया कि जांच चल रही है, भरोसा रखें। तो उन्होंने एक मौका दिया सरकार को कि चलिए आप 5 दिन नहीं 10 दिन ले लीजिए, लेकिन आप ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करें। देखिए एक बहुत अहम बात आज डेवलपमेंट ये भी समझना होगा जिसको रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ी रैली का कॉल किया था अयोध्या में 5 जून को, और उस रैली के लिए जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनके मुताबिक प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। तो यहाँ से भी थोड़े सुर ढीले करने की कोशिश है कि जिस तरीके से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह अग्रेसिव हैं, अपनी रैली करने की बात कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने की बात है, तो उनको भी थोड़ा शांत कराया जाए। तो उनकी रैली की परमिशन नहीं दी गई। ब्रजभूषण शरण सिंह से कहा गया कि आप आइए मीडिया में बताइए। ब्रजभूषण सिंह भी कह रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से वो अपनी रैली की तारीख आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से भी सुर तेवर ढीले पड़े हैं। तो उधर खाप चौधरी और पंचायतों ने भी फैसला लिया है कि चलिए आप शनिवार की जगह अब हम 9 तारीख को तक आपका वक्त देते हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर वापस से ट्रैक्टर्स के साथ, ट्रॉलीज के साथ अपनी गाड़ियों में किसान और खाप पंचायतों के लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे, साथ में पहलवान भी पहुंचेंगे। जैसा उन्होंने मार्च किया था, आपको याद हो 26 जनवरी को लाल किले तक जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो वो एक डिक्टाट जरूर दिया है यहाँ से। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 28 मार्च को जब पार्लियामेंट तक कूच करने की कोशिश कर रहे थे ये पहलवान, और उनको जब गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन पर मुकदमा भी, एफआईआर भी दर्ज की गई थी, उस एफआईआर को भी रद्द कर दिया जाए और आंदोलन होकर रहेगा। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो देशव्यापी आंदोलन होगा। उधर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा, राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा जाएगा, राष्ट्रपति जी से मिला जाएगा और कहा जाएगा कि वो पूरे मामले में इंटरवेंशन करें। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। सुन लेते हैं एक बार फिर से टिकैत ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। और 9 तारीख को हम अपना निर्णय देंगे। बच्चों को हम लेकर जाएंगे वहीं जंतर मंतर पे, ये तय हुआ कि उनको वहां बैठाएंगे। पुलिस रोकेगी, क्या करेगी वो उसका है, लेकिन उससे पहले सरकार इसका निर्णय ले, उसकी गिरफ्तारी करे और बातचीत जो कुछ होगा और होती रहेगी। रेसलर से आपकी बातचीत भी हुई है, रेसलर्स का क्या कहना था? रेसलर का ये है कि हमने आपको 5 दिन का टाइम दिया था और अभी हुआ नहीं कुछ। हम बहुत टेंशन में, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो आपने क्या जवाब दिया? क्या हमने दिया भाई कर रहे हैं, सरकार से बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ आया है, संवाद के लिए आया। कोई कर रहा है कि किसके थ्रू आ रही है बात? वो तो चलो आया उन्हीं के सरकार की तरफ से ही है। तो 5, 7, 10 आदमी जो भी खाप पंचायत के समाज के लोग होंगे, उसमें सामाजिक लोग भी होंगे, ये नहीं कि सब खाप पंचायत के लोग होंगे या किसी संगठन से होंगे। तो सामाजिक जो जिम्मेदार आदमी है वे उसमें 5-7 मिलने वाली जो कमेटी है वो बना ली गई है कि कौन? अभी नहीं बनाई, उसमें बना लेंगे तो जो भी जिम्मेदार से होंगे उनको वहाँ भेज देंगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन हम नहीं देंगे, तो आप अब भाई ये काम खत्म कर दो, केस खत्म कर दो और उसकी गिरफ्तारी कर लो। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस की निगरानी में कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। इस दौरान वे अपने घर वालों के अलावा किसी और के से बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई है कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी वो नहीं कर सकेंगे। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। शरद, क्या परिस्थिति थी जिसके चलते ये जमानत की अर्जी लगाई गई है? अखिलेश जी, देखिए आज दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में, जो दिल्ली में आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामला है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में ईडी केस में जमानत पर सुनवाई थी। तो इसी दौरान मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत याचिका लगाई और ये मांग की कि
उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और उनको अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट इसमें जब जेल चल रही थी तो कोर्ट इसमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही थी और ये कहा था कि ठीक है आगे देखते हैं। लेकिन फिर जब मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से ये कहा गया कि कल से हाईकोर्ट की छुट्टियां होने वाली हैं और अगर आज अंतरिम जमानत नहीं मिलती है तो पूरे 1 महीने के लिए बात चली जाएगी, जुलाई में कोर्ट खुलेंगी। तो कोर्ट ने फिलहाल ये व्यवस्था दी है, एक तरीके अंतरिम जमानत ही है, कि कल 7 घंटे के लिए सुबह 10 से और शाम 5 बजे तक मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से अपने घर पर मिल सकेंगे, लेकिन केवल अपने परिवार वालों से ही मिल सकेंगे। इसके अलावा किसी से बात नहीं कर सकते और फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि जो अंतरिम जमानत की याचिका लगाई है जिसमें आगे उनको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी और एक रेगुलर बेल, दोनों पर ही फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन ये देखते हुए कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब है और आगे छुट्टी भी पड़ने वाली है कोर्ट की, कुछ घंटे के लिए मनीष सिसोदिया को ये राहत दी गई है कि वो जाकर अपनी पत्नी का हालचाल ले लें। जी, शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। मणिपुर में बड़ी संख्या में हथियार सरेंडर किए गए हैं। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की थी। इस अपील के बाद आज मणिपुर में कई जगहों पर कुल 140 हथियार सरेंडर किए गए। मणिपुर के अधिकांश जिलों में हालात काफी सुधर रहे हैं। मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू हटा दिया गया। मणिपुर में बाकी जगह कुछ घंटों की छूट भी दी गई है। इम्फाल की बात करें तो वहां कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है। हिंसा से प्रभावित चूड़ा चांदपुर में भी 10 घंटे की ढील दी गई है। और कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने हथियार सरेंडर करने को कहा था। मेरी सभी मणिपुर वासियों के से अपील है कि आप कृपया अफवाहों पे ध्यान न दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जब वो मणिपुर 4 दिन के दौरे में गए थे तो उन्होंने 11 राजनीतिक पार्टी, 22 कुकी और 22 मैतेई और 25 कुकी ग्रुप से उन्होंने मुलाकात की थी। तब उन्होंने ये एक अल्टीमेटम दिया था वहां के लोगों को कि अगर आपके पास हथियार हैं, कानूनी या गैर कानूनी, अगर कानूनी है तो उसे भी उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसका भी बताइए पुलिस फोर्सेस को, क्योंकि पुलिस फोर्सेस जो हैं वो रेगुलरली सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो हैं वो अब मणिपुर में कर रही हैं, जिसके चलते 140 हथियार जो हैं वो सरेंडर किए गए हैं। दिलचस्प बात यहाँ पर अखिलेश ये है कि अगर आप डिटेल्स ऑफ वेपन्स देखें जो रिकवर हुए हैं, जो सरेंडर हुए हैं, उसमें SLR 29 कार्बाइन, AK, इंसास राइफल, इंसास LMG, .32 पिस्टल, M16 राइफल, स्मोक गन, टीयर गैस, ये सारे वो हथियार हैं जो प्रोहिबिटेड बोर के होते हैं, यानी सर्विस वेपन्स होते हैं। ये जो बात सामने आ रही थी कि वहां पर जो है पुलिस आर्मरी को लूट लिया गया था वहां के लोगों द्वारा, यह बात सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने भी वेपन्स अभी फिलहाल रिकवर हुए हैं ये सारे प्रोहिबिटेड बोर्ड के वेपन हैं। 140 वेपन जो हैं वो रिकवर किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन केंद्र सरकार ने 24 गुटों के साथ 2008 में की थी, उसके तहत अगर कोई लापरवाही करेगा या कोई उस एग्रीमेंट से आगे जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत भी जो इंसर्जेंट्स थे वो चाहे बेशक से कैंप्स में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने वेपन्स जो हैं वो सरेंडर नहीं किए थे। तो अब धीरे धीरे कर जो मणिपुर की पटरी पर जो रेल की पटरी है वो वापस आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ज्यादा वायलेंस भी नहीं हुआ। और जैसा कि आप कह रहे थे कि वहां पर जो कर्फ्यू है, कई प्लेसेस में कर्फ्यू चूड़ा चांदपुर में भी रिलैक्स किया गया है। साथ में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि जो रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड चीजें होती हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, खाने का सामान हो, स्कूल हो, उसकी भी जो चीजें हैं, उन्होंने कल बहुत सारा डिटेल एक प्रेजेंटेशन दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो वो सब चीजें भी अब वहां पर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जहां तक दोनों के मन मुटाव का सवाल है, कुकी और मैतेई ग्रुप का, तो केंद्र सरकार का कहना है कि जो एक नैरो कॉमन ग्राउंड है, बातचीत के जरिए ही आगे जो है इस मामले में जो दोनों गुटों के बीच में एक खट्टापन है या फिर कड़वाहट है, उसे खत्म किया जा सकता है। और 5 की बात में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने 5 गारंटियों को पूरा करने की दिशा में उठाया बड़ा कदम।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ऐलान किया है कि इसी वित्त वर्ष में सभी 5 गारंटियां लागू कर दी जाएंगी। इनमें 200 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी को लागू करने का फैसला किया गया है। 15 अगस्त से घर की महिला मुखिया के अकाउंट में हर महीने 2000 रुपये भेज दिए जाएंगे। जुलाई से सभी बीपीएल और अंत्योदय कार्ड होल्डर्स को 10 किलो फ्री चावल दिया जाएगा। 11 जून से कर्नाटक के सभी छात्रों और महिलाओं को पूरे राज्य में मुफ्त बस यात्रा की सुविधा होगी। 2022-23 में जिसने भी कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकरण किया है, उन्हें 2 सालों तक हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। Orders have been issued to that effect. Orders have been issued to that effect in the first cabinet meeting. Today is the second cabinet meeting. In the second cabinet meeting, all the ministers were present, all the cabinet ministers were present, including me, and remaining 33 ministers were present. We discussed at length all the programs, and it is a promise to the people of Karnataka that we will implement all the 5 guarantees. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है। दरअसल ये फैक्ट्री कपड़ों की थी, जहां अवैध रूप से ड्रग्स बनाया जा रहा था। ये पूरा काला कारोबार एक सोसाइटी में चल रहा था। यहीं से कपड़े के बंडलों में छिपाकर नेपाल, मुंबई, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के राज्यों तक ड्रग्स भेजा जा रहा था। इस मामले में 3 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में ग्रेटर नोएडा में करीब 50 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 500 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। पकड़े गए अभियुक्तों और रिमांड पर लाए गए अभियुक्त चिड़ी के बयानों के अनुसार 2 शेल कंपनियों का भी पता चला है, जिसके मार्फत से इनका व्यापार देश के बाहर किया जा रहा था। 2 शेल कंपनियों की भी पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के एक स्थान पर एक ड्रॉप बॉक्स की भी बात सामने आई है, जिसके मार्फत से कुरियर के माध्यम से निर्मित ड्रग को बाहर भेजने की बात बोली गई है। पकड़े गए ड्रग, अर्धनिर्मित ड्रग तथा रॉ मटेरियल की बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू लगभग 150 करोड़ के करीब आएगी। तो 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।